नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूँ फिर शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स तेरे जी। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश त्यागी और हमारे साथ बैठे हैं हम सबके प्रिय धर्मेंद्र कुआरी। शुरुआत आज एक्चुअल में इन्होंने ही करनी थी, लेकिन इनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने इनसे बिना पूछे ही ये काम शुरू कर दिया। वाह सर, बहुत धन्यवाद आपका। शुरू करें दोस्तों। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली हैं रेखा गुप्ता जी। आपका क्या कहना है इतने क्यों हंसी के गुब्बारे फूट रहे हैं? आप क्यों खुशी के मारे? आप क्या हो गया आपको? क्यों हंस रहे हैं आप? नहीं, मैं रेखा गुप्ता दिल्ली है एक आधा अधूरा सा प्रांत है, उसे एक मुख्यमंत्री मिलनी थी तो मिल गई। मैंने एक्चुअली वो भी आपका रिकॉर्डिंग लगाने से पहले ना मैंने वो ट्वीट पढ़ लिया उनका। अच्छा। वो ट्वीट में रेखा जी का पुराना ट्वीट है, तो उसमें वो कह रही तेरे बाप की दिल्ली। तो मुझे इसलिए हंसी आ गई कि मतलब इतने सुसंस्कृत लोग बीजेपी कैसे ढूंढती कैसे है, मतलब उनकी लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग नगुने आते कैसे हैं? तो हैरत की बात है, आप इतने लंबे से पत्रकारिता कर रहे हैं और भाजपा को जानते हैं बहुत करीब से, फिर भी आपको आश्चर्य हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर रामवीर भिदोड़ी चुनाव जीत जाते तो मुख्यमंत्री वो होते हैं। क्योंकि इस पार्टी में ना एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो जितना ज़्यादा अभद्र है, गैर संस्कारी बात करता है, जिसकी भाषा कतई बिगड़ी हुई है, जो गाली गलौज करता है, जिसके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, प्रतिशोध की भावना है और जिसका व्यवहार में हिंसा है, ये इनके यहाँ सद्गुण माने जाते हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब इसी तरह के लोग हैं, बहुत विनम्र शालीन, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कुछ वर्षों से कि ये एक यूएसपी बन गया है कि अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे, जो हेमंत विश्वा शर्मा आ गए, है ना, और अब अपने रेखा जी हैं, बहुत लोग हैं इस तरीके के। लेकिन अब चूँकि रेखा गुप्ता जी का ही जिक्र हो रहा, बार बार मेरे दिमाग में भी शर्मा आ गया। चूँकि रेखा शर्मा भी हरियाणा से गई हैं राज्यसभा में, और ये भी हरियाणा मूल की हैं, रेखा गुप्ता भी जींद की पैदाइश है इनकी, और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश में की जो दो रेखाएं हैं वो इस देश की राजनीति को दिशा देने के लिए आगे आई हैं जी। तो रेखा गुप्ता जी का जो आपने ट्वीट पढ़े, उस तरह के मैंने भी पढ़े। उनको कई तो चैनल्स मैंने देखे कि भाई हम उनको ना अपने मुंह से उन चीज़ों को कह नहीं सकते, जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है। फिर भी कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जो उन्होंने ट्वीट अतीत में किए हैं इस तरह के गंदे भद्दे, उनको हटाया क्यों? जो आपका वास्तविक चरित्र है, और आप उस समय अगर उनको सही मानते तो आप ऐसा क्या हो गया मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो उनको स्टैंड हटा दिया। तो उनके जो ट्वीट हैं वो मैंने भी देखे। एक तो वो है ही कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाते, माँ की कोख में माँ से जो है वीडियो मांगा था पैदा होने का और वो नहीं मिला, तो इसलिए वो जन्मदिन नहीं मनाते। और सूर्पनखा कहा उन्होंने प्रियंका गांधी को। इसके अलावा एक बयान और उनका है, ट्वीट बड़ा मशहूर है। वो ये दिखा रहे हैं कि रावण ने शूर्पनखा को भेजा और हिरण्यकश्यप ने होलिका को भेजा, और इसी तरीके से उन्होंने कहा एक और चरित्र था कंस ने पूतना को भेजा अपने अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए, श्री राम को, कृष्ण को और नारायण को। इसी तरीके से प्रियंका गांधी को भेजा गया राहुल गांधी द्वारा। तो उन्होंने तुलना इन सारे चरित्रों की प्रियंका गांधी से की। इसके अलावा एक और वीडियो देखने में आ रहा है कि जब वो महापौर थी वहाँ या उसकी सदस्य थी, उसकी एक बैठक हो रही है और उसमें वो अपना कर्तव्य दिखा रही हैं, माइक तोड़ रही हैं, मेजें उखाड़ रही हैं और सब गाली गलौज कर रही हैं तरह तरह के। तो एक जो उनका वीरांगना शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि वीरांगना के अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं और वीरांगना में अब तो लक्ष्मीबाई को शामिल करते हैं। तो एक अजीब तरह का उनका ये है मामला सारा का सारा।
और बहुत भद्दा है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे ये कहते हुए कि इसको पसंद करने वाले भी बहुत लोग हैं, ज़्यादा है तभी तो, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ अगर उन्होंने ट्वीट हटाए तो इसका मतलब ये कि उन्होंने माना कि गलत भाषा थी, गलत चीज़ थी। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नितांत गलत है। अच्छा, उनको छोड़िए, आप एक कपिल मिश्रा जी आ गए, तो उन्होंने तो पूरे दिल्ली विधानसभा में वो तो अगर इस तरह की राजनीति की अगर कोई मिसाल देखनी हो तो कपिल मिश्रा जी, जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी का जब वो आम आदमी पार्टी में थे, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने उसको भी भुला दिया साथ में। और ऐसे ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद में वहाँ झगड़े हुए सारे के सारे। तो इस तरह के जो चुन के लाते हैं ये सब ऐसे है ना, इस तरह के एलिमेंट हैं, इनको दरअसल धर्मेंद्र जी ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी में सफलता प्राप्त करने का और प्रगति करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप बाहियात बातें करो, बदजुबानी करो, गाली गलौज करो, हिंसा करो, हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करो, बदली झगड़े करो, तो उनको लगता है कि रास्ता खुल जाएगा। और चूंकि रास्ते खुले हैं, ऐसे बहुत लोग हैं राजनीति में भाजपा की सफल हुए हैं जिनका तरीका ही ये था। तो जब ऊपर से शय मिलती है कि भी अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आपका राजनीतिक रूप से कुछ बिगड़ना नहीं है। अगर भाजपा हाईकमान शुरू से अंकुश लगाना चाहता तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया बल्कि इसको प्रमोट किया। तो रेखा जी का जो ये चयन हुआ है, इससे तो और चीज़ें बढ़ेंगी आगे, और लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि भी जब रेखा गुप्ता का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारे क्या बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत अच्छे शालीन लोग थे, सतीश उपाध्याय से जो मंगोलपुरी से जीते हैं शायद, या विजेंद्र गुप्ता जो गुप्ता तो तब भी चुनाव जीते जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, और जब 63 जीती तब भी जीते। उनको तो स्पीकर बना दिया ना। हाँ, तो अगर आपको गुप्ता जी को ही बनाना था, जातीय संतुलन साधना था, तो वो एक सौम्य सरल व्यक्ति उनको ला सकते थे आप। तो अगर विजेंद्र गुप्ता की जगह उनको इनका चुनाव करना, रेखा का चुनाव हुआ है, तो इसका मतलब उनकी जो प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो गई हैं कि हमें तो भविष्य का नेतृत्व इस तरह का चाहिए। गलत परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचना है कि जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी आज वो कहाँ आ गई है। और वो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि इसी पद पर शोभा बनी थी हमारी हरियाणा की, पैदा हुई सुषमा स्वराज। हाँ, मैं ये गंभीर सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि सुषमा स्वराज से लेके और रेखा गुप्ता तक की जो भाजपा की यात्रा है वो कैसे हो रही है सर? कि कल्पना कीजिए कि आप सुषमा स्वराज जी इस तरह की क्या ऐसे ट्वीट कर सकती थी, तो सुषमा से लेके रेखा गुप्ता तक का ये जो सफ़र है, क्या ये भाजपा जो तेज़ी से चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है, भारत के अधिकांश लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है, उनके पास महामानव जैसे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हर जिले में ऑफिस है, करोड़ों अरबों रुपए का उनको चंदा मिलता है, विपक्ष उनके सामने बेनकाब हो चुका है, बेदम हो चुका है, ऐसी बड़ी विशाल पार्टी का, और कहते हैं दिल्ली में तो जो मुख्यमंत्री है उसका चयन आरएसएस की पसंद है। सुषमा स्वराज अभी 14 फरवरी को उनका जन्मदिन था। आपने कहीं देखा, पढ़ा, लिखा, कुछ बात सुनी उनके बारे में? एक आधा किसी ने, बीजेपी नेता ने वो ट्वीट वगैरह कर रखा था। पार्टी ने सुषमा स्वराज जैसे व्यक्तित्व को बड़े स्तर पे आयोजन करना था, बड़े तरीके से याद करना था, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। और सुषमा स्वराज दरअसल भारतीय जनता पार्टी का उद्भव उनका बीजेपी से नहीं हुआ था। वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ी थी, जयप्रकाश जी, नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया की परंपरा पे चली थी, और जॉर्ज फर्नांडीज और चंद्रशेखर उनके नेता थे। तो समाजवादी पार्टी का जो उस समय का संस्कृति था, वहाँ पर तो इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरे, सुषमा स्वराज विद्वान थी, बहुत एजुकेटेड थी, और हिंदी पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। और उस सब का नतीजा ये था कि एक तो उनको राजनीतिक जो प्रशिक्षण मिला समाजवादी पार्टी से, वो समाजवाद के बारे में उनकी समझ गहरी हुई, और दूसरे जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो वो दौर था अटल जी का, अडवाणी जी का, तो उनको कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं उस तरह की। तो वो जितनी सुसभ्य सुसंस्कृत वहाँ थी समाजवादी आंदोलन में, वो उतनी ही यहाँ पे भी रही। उन्होंने गलत को गलत और सही को सही कहने की बात की। और आप उनको देखिए, भाषा पर तो उनकी पकड़ जबरदस्त थी। वो एक आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। बड़ा
गोल सी बिंदी लगाती थी, है ना। तो ऐसी एक दो बार हरकतें तो राजनीतिक जीवन में हो जाती। उन्होंने भी कह दिया था अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैं सिर मुंडा दूंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखें तो वो गरिमामयी है, उसमें पूरी गरिमा को उन्होंने मेंटेन किया है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। और आप लोकसभा में उनके जो भाषण हैं या राज्यसभा में उठा के आप देखें तो उनको सुनने के बाद आपको बिल्कुल अंतर साफ हो जाएगा कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी है ना। तो सुषमा स्वराज का अपना एक व्यक्तित्व था और वो तो प्रधानमंत्री पद की बड़ी सशक्त दावेदार थी। और मुझे लगता है कि अगर ये अवसर उन्हें मिल जाता 2014 में तो इस भारत का इतिहास ही कुछ और होता। अगर नरेंद्र मोदी की जगह सुषमा स्वराज होती तो कुछ कहानी कुछ और होती। लेकिन इतिहास तो अब भी कुछ और ही होगा। हाँ। तो अब चूंकि हम दो इन महिला व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना ये पतन क्यों आ गया। पतन आने का वजह सिर्फ यही है कि इस पतन को रोका जा सकता था, लेकिन उसको और प्रोत्साहित किया गया, उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और वही जो मैंने बताया ना कि सफलता का एकमात्र मार्ग उनको ये लगता, साधन ये लगता है इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए महिला जो हमारी भारतीय महिला है वो गाली गलौच नहीं करती, आमतौर पर नहीं मिलेगी आपको। ये अधिकार जो है पुरुष का ही है गाली देने का। और अगर कोई महिला इस तरह की आक्रामक स्वभाव के साथ इस तरह की बातें करेगी तो वो अलग ही नज़र आती। मुझे ये 100% विश्वास है कि जो भी महिला इस देश की आज रेखा गुप्ता को सुन रही है, उसके पुरानी चीज़ों को देख रही है, उन्हें इससे कोई गौरव की अनुभूति तो नहीं होगी, बल्कि वो शर्मसार होंगे कि किस तरह की महिला है। और महिलाओं की टिप्पणी यही होते हैं कि हाय ये कैसी औरत है, इस किस तरह की बात कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो उन्होंने बहुत जहर विष उगला है। वो तो चलो पॉलिटिकली, लेकिन भाषा ठीक रखी जा सकती थी। में भी उनका एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है। वो किसी महापौर की मीटिंग में जा रही हैं और वो माइक पकड़ पकड़ के तोड़ रही हैं ऐसे। और वीडियो भी उनका देखा मैंने वीडियो, उसमें भी वो काफी आक्रामक हैं बहुत ज्यादा। तो उनको या तो शुरू से ये लग गया था कि अगर मैंने भाजपा की राजनीति करनी है तो इसी ट्रेंड को अपनाना होगा। लेकिन कुल मिला के और दूसरे वो हरियाणा से जा रही हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा की है तो इसलिए थोड़ा सा तो अग्रेसिव, लेकिन हरियाणा में ये स्थिति तो नहीं है। हरियाणा की नारी या हरियाणा की महिला इस तरह का व्यवहार नहीं करती, है ना। तो आ गई है अगर रेखा गुप्ता, तो अब उनको तो हमारे पास क्या विकल्प है बधाई देने के लिए। आगे सुधार सकती हैं अपना आचरण, अपने अतीत को जैसा भी रहा उस पर चलो हम भी टिप्पणी नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। और अब दिल्ली के जो वो कैसे सुधारेंगी, बड़ी चुनौतियां उनके सामने। वादे बहुत किए हैं इन्होंने दिल्ली। हाँ। यमुना को तो बिल्कुल थेम्स नदी जैसा बनाना है इनका। बहुत सारी चीजें हैं, चुनौतियां हैं दुनिया भर की। तो अब ये 5 वर्षों में उनको दिखाना पड़ेगा। और जो उनकी पूर्ववर्ती जैसे शीला दीक्षित रही हैं, कितनी सुसंस्कृत महिला थी, ये सो सिविलाइज्ड और कभी भी ऊंचा नहीं बोली। और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली का विकास किया बिल्कुल शांत मन से रह के। तो वो चुनौती भी उनके सामने। मैं तो कहता हूँ रेखा गुप्ता के मुकाबले तो आतिशी वाचाल हैं, लेकिन इस तरह की बातें तो नहीं की उन्होंने। नहीं की जी। तो अब रेखा जी के सामने प्रशासनिक काम करना है, विकास के काम में अपने आप को सिद्ध करने की बात है। साथ में अपनी जो अब तक की उनकी छवि रही है इसमें भी उनको सुधार लाना होगा। और धीरे धीरे ये मैसेज देना होगा कि ठीक है वो एक दौर था जब मैं विपक्ष की राजनीति में थी तो मेरी भाषा ऐसी थी, लेकिन अब सत्ता में आके मुझे एक जिम्मेवारी की भावना मेरे अंदर विकसित हुई है और मैं इस तरह का आचरण कर रही हूँ। तो कोई भी व्यक्ति है अच्छे आचरण से बुरे कर्म भी भुलाए जा सकते हैं। सत्ता में आने के बाद ही असल में उसके असली चरित्र का पता चलता है। और ये जो अवसर मिलते हैं ना मुख्यमंत्री वगैरह बनने के, ये तो बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो अभी वो उसी शीश महल में जाएंगी। आज जाना तो पड़ेगा। अगर देखिए एक मैं तो कहता हूँ पहला कदम यही हो सकता है कि भी केजरीवाल तो नहीं रहे झोंपड़ी में और उन्होंने शीश महल बनाया जो अय्याशी का अड्डा जैसा भाजपा वाले कहते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी और मैं झोंपड़ी में रहूंगी। हाँ, उसको बुलडोजर चलवा दो शीश महल पे। हाँ, नहीं बुलडोजर तो क्यों चलवाना, सरकार की हमारे लोगों के पैसे। या उसको म्यूजियम बना दो, टिकट लगा दो उस पे शीश महल देखने। हाँ, लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एलजी का टेन्योर अब खत्म होने वाला है। एलजी क्या करेगा जी? या तो नए एलजी आएंगे। एलजी चूंकि अभी एलजी कोई हो सकता है राज्यपाल बन जाए प्रमोट होके, या ये हो जाए चीफ सरकार के चीफ एडवाइजर बन जाए। चूंकि उनको गहरा अनुभव है कि कैसे सरकारें काम ना करें, उनका भी है, और कैसे सरकारें काम करें उन चीज़ों का भी है। तो नियंत्रण आप देखेगा रेखा गुप्ता को बहुत ही कमज़ोर करके रखा जाएगा। अगर हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बड़ी बोल्ड होंगी और अपनी मर्जी से डिसीजन लेगी, तो वो संभव है नहीं। और उनकी ये जो आक्रामकता है इस पर भी
इसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर अमित शाह होंगे और इधर से एलजी होगा और तमाम तरह की चुनौतियां होंगी। तो मेरी समझ तो ये कह रही कि उनको खुल के काम करने का मौका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं देगा बिल्कुल भी, और कोई ना कोई अंकुश एलजी के रूप में या किसी और तरीके से उन पर लगाए जाएंगे। चूँकि उनका मुकाबला आप देखेगा विपक्ष के रूप में अरविंद केजरीवाल से है, और केजरीवाल भी कम नहीं है। हाँ, वो भी पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं। तो ये रेखा गुप्ता और अरविंद बंसल, बंसल गोत्र है शायद इनका, पता नहीं कि वो एक पत्रकार हैं, पत्रकार तो आजकल कहाँ रह गए हैं जी, मैंग गुप्ता कोई करके हैं, उन्होंने डाल रखा है कि पहली बार गुप्ता समुदाय को उसका अधिकार मिला है। तो मैं, क्योंकि अभी तक तो अग्रवाल समुदाय सुना था हमने या वैश्य समुदाय सुना था, गुप्ता समुदाय पहली बार सुना है। नहीं, वहाँ भी पूरा खेल मचा हुआ है। आप देखेंगे वहाँ भी ना अग्रवाल और माहेश्वरी, ये विभाजन वहाँ बिल्कुल साफ साफ है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ हाँ। और यहाँ 20वें 10वें वो अग्रवाल भी होते, दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में ही है। वैश्य समुदाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। वहाँ भी छोटा मानना बड़ा, हम तो हम बाहर उससे खड़े हुए लोग ना, हम मानते हैं कि एक जाति है ये, उसके अंदर की संरचना हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ भी है गोत्र विभाजन, सारी समस्याएं। अच्छा, हाँ, मेरे तो बहुत व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैंने अगर किसी अपने वैसे समुदाय के मित्र से पूछ लिया वो तो जो उसके बारे में आप क्या रहे, तो वो एकदम से विपरीत राय मिलेगी, अरे छोड़ो ना वो तो फलाना है। हाँ, तो अब मुझे पता चला कि इनके अग्रवाल, ओसवाल और महेश्वरी 3 बड़े घटक हैं। अच्छा, तो इसलिए उन गुप्ता जी ने कहा, चूंकि वो खुद गुप्ता हैं तो उनके वो छाती चौड़ी होगी। तो वो ये शायद भूल गए कि हरियाणा जैसे प्रांत ने भी बनारसी दास गुप्ता जी को बहुत पहले ये मौका दे दिया था। और चंद्रभानु गुप्ता तो इतना पढ़ते लिखते कहाँ से, पता ही नहीं मिलेगा। 60-70 के दशक में चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा थोड़ी है कि गुप्ताओं का जो सम्मान पहली बार मिला, लेकिन अब देखना धीरे धीरे ये चीज भी फैल जाएगी। तो ये अस्मिता की राजनीति में इस तरह की चीजें चलती चलती। 2 सवाल हो रहे हैं जी, बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी एक नेता को उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करते या उसको डाउनग्रेड रखना होता है तो उससे ही नाम प्रपोज करवाते हैं। जैसे हरियाणा में रामविलास जी मुख्यमंत्री बन के सो रहे थे और मनोहर लाल जी का नाम प्रपोज उनसे ही करवाया जी। आप भजनलाल शर्मा राजस्थान में, उनका नाम प्रपोज वसुंधरा राजे से करवाया। तो ये ऐसे ही करते हैं जहाँ भी जिसको भी पॉलिटिकली इनको मारना होता है। यहाँ भी प्रवेश वर्मा से कराया जी। और दिल्ली के जाटों को गलतफहमी हो गई थी, वो उन्होंने हरियाणा से सीखा नहीं कुछ, फीलिंग ले गए थे कि मुख्यमंत्री ये जाट समुदाय से हो सकता है। पहला तो ये है कि हरियाणा के जाट समुदाय में विशेषकर ये बात बहुत लंबे समय से प्रचलित है कि आरएसएस कभी भी जाट समुदाय का भला सोच नहीं सकती, वो जाटों से नफरत करती है, ऐसा आमतौर पे यहाँ लोग कहते हैं। एक तो क्या ये बात सही है? दूसरा, प्रवेश वर्मा को का चेहरा आपने देखा होगा, कैसे मंत्री बनने के बावजूद बुझे हुए थे वो। तो ये क्या सिस्टम इनका चल रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऊपरी तौर पे तो यही कहता है कि हमने हिंदू समाज के सभी घटकों को एक साथ रखना, ले जाना है। लेकिन ये कहने को होती चीज़ें, अंदर चूंकि आप आरएसएस तो पॉलिटिकल आउटफिट है, ज़बरदस्त राजनीति करते हैं वो जम के। और बीजेपी को तो मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकल प्रकोष्ठ है उनका, असल में पर्दे के पीछे वही होती है। लेकिन कई बार नेता पार्टी का इतना विशाल रूप ले लेता है कि संघ लगता है कि कहीं पीछे छूट, जैसे अब हो रहा है। हाँ, तो लेकिन आरएसएस की ये पूरी प्लानिंग रहती है। और इस बार भी उनको ये था कि प्रवेश वर्मा, एक कन्फ्यूजन कर दो कि प्रवेश वर्मा भी हो सकते हैं। तो दिल्ली देहात से अपार समर्थन उनको मिला, मेरे ख्याल से तमाम सीटें जीत। ऐसे हरियाणा में 2014 में किया था उन्होंने कि कैप्टन अभिमन्यु हो सकते हैं, धनखड़ हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस वाली नीति है। कांग्रेस भी हमेशा ये करती रहती थी हर क्षेत्र में। अजय यादव को लगता था हीरवाल में कि मैं बन जाऊंगा, इंद्रजीत को लगता था, तो कहीं जाट मुख्यमंत्री को, जाट नेता को लगता था मैं बन जाऊंगा, कहीं पे किसी को लगता था, दलित को लगता था। तो ये सबकी इनकी पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स पार्टी जो होती है वो इसी तरह की राजनीति करती है कि सभी समुदायों को ये भरोसे में रखो कि तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए, किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों वाला आंदोलन हुआ, और जाट समुदाय ने उन अपमान के घूंट पी के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। वजह, उनको ये लग रहा था कि पूरे देश में अब कहीं जाट मुख्यमंत्री नहीं है, तो यहाँ बना दे प्रवेश वर्मा के रूप में ये आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम दिल्ली पे तो जाट मुख्यमंत्री है।
लेकिन किस तरीके से सारे मामलों को किया वो आप सब देख रहे हैं, तो निराशा तो उनको भी बहुत हुई। मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि हमारे वो मजे ज्यादा ले रहे हैं, जबकि हरियाणा के जाट तो जाटों के साथ यही समस्या, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि हर बात के मजे लेते हैं। हास्य बोध इतना जबरदस्त है कि अगर घर भी फूक जाने वाले ले रहे, ये भी गया एक जो ठिकाना था ये भी गया, तो मतलब रोना धोना उस वो है नहीं उनके स्वभाव में। वो तो कहीं भी अट्टहास कर सकते हैं बैठ के अपनी बर्बादी पे। इतनी जीवंत कौम आपको धरती पे कहीं नहीं मिलेगी। तो अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा की मजाक उड़ा रहे हरियाणा में कि नाश करा दिया रे, हैं कहीं का नहीं छोड़ा, ये कैसा निकला, अब वो प्रवेश वर्मा को कह रहे हैं, है ना। तो अब लेकिन मुझे ये लगता है कि सारी घटना के बाद कहीं ना कहीं जाट मानसिकता में उद्वेलन तो है। वो सोच तो रहे होंगे यार ये पार्टी सच में, देखिए बच्चों को नौकरी वोकरी देना ये बहुत छोटी चीज़ है, वो तो देर से देर मिल ही जाएगी। वो तो एक पढ़े लिखे योग्य युवा का, हाँ, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, भारत का नागरिक हो, उसको नौकरी का अधिकार है जी। भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी घटनाएं तो चलो किसान आंदोलन वही, उसके बाद में सतपाल मलिक, इसलिए डरते हैं। उसके बाद जयंत चौधरी, दूसरा दिल्ली में रह के या दिल्ली के आसपास के राज्यों में कोई इतना बड़ा लीडर बनाना नहीं चाहते ये लोग जो आने वाले समय। योगी मुझे लगता है गलती हुई है इनसे। योगी इनके हैं नहीं ना, योगी तो अपनी ताकत पे हैं, उनको भी हटाने की भरपूर कोशिश हो रही है लेकिन वो काबू नहीं आ रहे। वो अब इनकी कोशिश है इस समय कि थोड़ा सा हिंदुत्व के मामले को पीछे किया जाए, बैक ट्रैक, लेकिन वो नहीं मान रहे। अब इन्हें उत्तर प्रदेश के असेंबली में उन्होंने कर दिया कि उर्दू पढ़ाने का मतलब अपने बच्चों को कठमुल्ला बनाना। तो एक नई बहस छोड़ दी जिसे ना संघ इस समय अपेक्षित था संघ के लिए और ना भाजपा चाह रही थी। दुबई में उर्दू ही बोलते हैं सर, दुबई में अरेबिक बोलते हैं वो, उर्दू तो विशुद्ध भारतीय भाषा है। दुबई में 10 लाख भारतीय मजदूर हैं। हाँ, और अभी देखा होगा वो अमीर आए हुए थे, कहते उससे प्रधानमंत्री गले मिल रहे थे, और वो एक भाषा सीखने पे कोई मौलवी कैसे बन सकता है? नहीं, बस वो ना समझी की बात है। और उसने बताया कि सामासिक शब्द है, इसमें कठ का मतलब कास्ट से आया है, लकड़ी है, और मुल्ला जो वो अरेबिक से आया। तो कठमुल्ले शब्द का मतलब है कि न्यायत जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, बेवकूफ़ आदमी। उर्दू पढ़ने वाला कैसे जाहिल? नहीं, अब आप देख लीजिएगा कि वो कौन लोग हैं जो कठमुल्ले हैं असल में तो। और उर्दू तो लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मैं कल कहीं देख रहा था कि पहली गज़ल जो लिखी गई है वो एक पंडित ने लिखी थी उर्दू में। और उन्होंने जो सज्जन बात कर रहे थे, उन्होंने एक ही सुर में कम से कम 50 उर्दू के साहित्यकारों के नाम जो बड़े नामचीन थे वो गिनवा दिए, और वो तमाम के तमाम लोग हिंदू थे और उसमें भी अपर कास्ट के। हाँ, अच्छा, प्रेमचंद का तमाम साहित्य उर्दू से भरा पड़ा। अब पर्सनली मैं कहूँ, मेरे फादर तो बहुत अच्छी उर्दू और फारसी जानते थे, उर्दू ही पढ़ते थे। मेरे दादा भी उर्दू हमने अपने बचपन से देखा। हमें नहीं पता जब लिखवाते थे इमला, दैट इज डिक्टेशन, उसको इमला बोलते थे, और हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था क्या होता। हमारे लिए ये है कि दोपहर की छुट्टी हो गई स्कूल की और अब हम घर की तरफ भागेंगे। या एक होता था वफ़ा हो गया, वो वफ़ा इसके लिए होता था, ये इंटरवल के लिए, और डिक्टेशन के लिए इमला। तो हमारे जो पढ़ाने वाले थे टीचर, अमूमन वो दौर ऐसा था कि उन पर उर्दू का प्रभाव था हिंदी पे, लेकिन इस तरह की तो हमने कोई बात ही नहीं सुनी थी। मेरे फादर कई बार बात करते हुए हिंदी करते करते मतलब उर्दू का शब्द बोल दिया, फिर उसका हिंदी अर्थ नहीं होता। मुझे आज भी ध्यान है, वो एक बोले कई दिन से बारिश मतवातिर हो रही है। अब उनको ये लगा कि शायद इनकी समझ में ना आए, बोले फिर तो थोड़ा ध्यान लगा, लगातार हो रही है। मतवातिर का मतलब लगातार हो रही है। तो कहने का आशय ये है कि आज से अगर 60, 70 साल, 50 साल, 40 साल पहले की बात करो तो हमारे घरों में उर्दू बोली जाती थी, हमें पता नहीं था। और कल इसी घटना के बाद बहुत लोग याद दिला रहे हैं कि जैसे कमीज है, पैंट है, गुसल खाना है, ये तमाम शब्द विदेशी हैं। हमारी जिंदगी इन्हीं शब्दों से बंधी पड़ी है। नहीं, ये योगी जी के दिमाग में ये बात आई कैसे कि उर्दू पढ़ने वाले लोग कठमुल्ला हैं या मौलवी बन सकते हैं? दिमाग में नहीं आई, अचानक नहीं आएगी। ये सब योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, सब योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और योगी बहुत चालाक व्यक्ति हैं, आप उनको आसान मत समझना। वो इस तरह का माहौल बनाए रखेंगे। मतलब मोदी जी हिंदुत्व से हटना चाहेंगे तब भी वो नहीं हटने देंगे। मोदी जी की तो परीक्षा होनी है 2029 में, साहब की तो 2027 में है। तो वो अपना भविष्य तलाश करें, क्या करें? उनका तो मतलब ही इस समय पोलराइजेशन का सारा कुंभ के माध्यम से भी उन्होंने ये काम किया। और अब वो नई नई चीज़ें बताते रहेंगे कि उर्दू पढ़ने से आदमी मौलवी, अरे उर्दू में तो इतने बड़े बड़े शायर हुए। और फिर दूसरी बात यह है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। किसी भी अरब कंट्री में, किसी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम है वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता, अरेबिक बोलते हैं, अरेबिक बोलते हैं या पर्शियन बोलते हैं या इंग्लिश भी बोलने लगे।
तो आपको अंग्रेजी से तो चिढ़ है नहीं, उर्दू से प्रॉब्लम है। तो अब भाषा को भी विवाद खड़ा करके इसके माध्यम से भी जो ध्रुवीकरण हो सकता है वो होगा। अभी एक दो शायद हमने 2-4 दिन पहले अपनी भाषा में बताया तो था आपको कि सारी भाषाओं की जगह संस्कृत निष्ठ हिंदी लेने वाली है। और ये जो आंचलिक भाषा ये अपने बच्चों को तो संस्कृत नहीं पढ़ाते बीजेपी वाले, उनके लिए ये तो भेजते हैं यूके में, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ का अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ संस्कृत का विद्वान नहीं बनाते। योगी जी ने MSc किया हुआ मैथमेटिक्स में, मुझे नहीं लगता कि उनका अंग्रेजी से वास्ता नहीं पड़ा होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति है कि आप MA MSc कर लो हिंदी माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका पुट मिलेगा ही आपको, चूँकि अंग्रेजी के बिना आप विज्ञान की ठीक समझ आपके अंदर पैदा हो नहीं सकती। लेकिन इस तरह के इश्यूज ये लाते रहेंगे और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें ना रुकी तो आपकी जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की और इन्होंने आप पर अंकुश नहीं लगाया तो वो ये भी इस तरह के रोज़ रोज़ आपको ड्रामे देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में कई बात का असर पूरे देश में होता है। पर रखेंगे कार्ड, क्योंकि वहाँ पे अमित शाह और मोदी जी बैठते हैं और बड़ी मुश्किल से केजरीवाल से पीछा छुटा है। वही तो चाहते हैं, है ना? वही तो चाहते हैं। असल में तो ये मोदी जी और अमित शाह की भाषा है ना, कि जब कतर के अमीर से मिलते हो तो इतनी जफ्फी पाते हो और पीछे से थपकी मारते हो, है ना, और यहाँ कहते हो कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो ये संकट है भाजपा का, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में उनको सुषमा स्वराज जैसी नेत्रियां मिलेंगी। लेकिन एक अच्छी बात मुझे मतलब बीजेपी की भी लगी कि उन्होंने एक जैसे भी दिए, लेकिन नए नेतृत्व तो दिए ही हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे मनोहर लाल हो, चाहे नायब सैनी हो, चाहे मोहन यादव हो, उन्होंने मतलब पुराने नेताओं को हटाया है, रिप्लेस किया। हाँ, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्यों हटाया है। उनको ये लगा कि शिवराज सिंह यादव या वसुंधरा राजे आपके लिए चुनौती बन सकती हैं अपने प्रदेशों में। अगर ये सही नियत से लिया गया चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नए नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ऐसे लोग चाहिए जो कृतदास हों, बिल्कुल जर खरीद गुलाम, जिनको जो आदेश ऊपर से आ गया उसको पूरा ही पूरा करना है। हालांकि जितने भी मुख्यमंत्री इन्होंने बताए हैं, कोई ऐसा स्पार्किंग मुख्यमंत्री नहीं निकल के आया, कुछ भी नहीं होगा। जैसे इंदिरा गांधी जी ने चौधरी बंसीलाल को बनाया तो वो एकदम से पूरे देश में छा गए थे उस समय, तो ऐसा इनके बनाए हुए में कोई नहीं है अभी तक। ये व्यक्तित्व विहीन मुख्यमंत्री लाएंगे। इंदिरा जी का आपने जिक्र किया, चौधरी बंसीलाल का, हालात ये हो गए 2-3-4 साल में इतने बड़े काम चौधरी बंसीलाल ने किए कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लोग कहने लगे जी विकास की बात हो रही थी क्या, तो इंदिरा गांधी ने वहाँ कहा कि मैं सारे हर प्रदेश को बंसीलाल कैसे दे दूँ। दिस वाज दी वर्डिंग ऑफ मिसेस गांधी कि मेरे पास एक ही बंसीलाल है। तो अफसर आपको मिलता है, साबित तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको 5 साल मिले तो 5 साल में आप कुछ करके दिखा सकते हो, छा सकते हो। चलो खैर, रेखा गुप्ता जी को बहुत शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं देने को उनको तो, लेकिन अब अतीत इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये सच है। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई विशेष नागरिक हो, हमारा अतीत हमारे साथ परछाई की तरह चलता है। लेकिन हम वर्तमान में अच्छे काम करके अपने अतीत की छाया को कम कर सकते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उम्मीद करूंगा रेखा गुप्ता जी, भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी वैसे ही थोड़ी है, तो उनको जब अवसर मिल ही गया है तो वो ऐसे काम करें जिनसे उनका अतीत भुला दिया जाए और वर्तमान में वो शाइनिंग स्टार बन के उभरें और भारत की आधी आबादी राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। नेता समाज का आईना भी होता है। हम अक्सर नेताओं को कोसते हैं कि नेता बुरे हो गए हैं, नेता ये हो गए। असलियत ये है कि हम लोग बुरे हो गए हैं। अगर नेता को आप बुरा मानते हैं तो लोग बुरे हो गए हैं, लोगों का चरित्र गिरा है। नेता तो सिर्फ हमारा आईना है जिसमें प्रजा अपना मुंह देख सकती है। इसलिए जब तक डेमोक्रेसी में आप अच्छे आदमी नहीं चुनोगे तब तक आप बुरे नेताओं को देखते रहेंगे। खैर, ये प्रश्न ऐसा है जिसका हमें अभी समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी हम विश्व गुरु बनने की राह पे हैं। आप ज़रूर कमेंट करना वीडियो पर, और जो साथी नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 7 बजे हम मिलते हैं राजनीति की बातों में गुरुकुल पॉलिटिक्स पर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।